प्रिय साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूँ एक वीडियो लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2026 के फॉर्म को किस तरह आपको भरना है ताकि किसी तरह की कोई भी एरर ना हो। तो पूरा फॉर्म मैंने भर लिया है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फील्ड को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आप 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में फिल कर सकते हैं। ठीक है। और पेमेंट भी आप फ़ी की 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई एरर हो जाती है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। फॉर्म भरने की तारीख के बाद वो 2 दिन आपको दिए जाएंगे। वो अलग से नोटिफिकेशन उसमें बताया जाएगा। आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2026 में, जबकि आपका मेंस होना है दिसंबर 2026 में। साथियों, आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी बैंक में ज्वाइनिंग ये मार्च 2027 में करवाएंगे। आगे मैं बता दूं एज लिमिट, तो आपकी एज 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी 2 अगस्त 1998, 2 अगस्त 1998 से पहले या 1 अगस्त 2006 के बाद आपकी जन्म नहीं होना चाहिए। याद रहे, अगर आप 2 अगस्त 1998 या 1 अगस्त 2006 को इन पर्टिकुलर डेट्स पर आपका जन्म हुआ है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप फॉर्म तक पहुंचेंगे, किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो अगर इसकी मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें IBPS.in। सबसे पहला लिंक क्लिक करेंगे, इस तरह से एक होम पेज होगा जिसमें आप जाएंगे रिसेंट अपडेट के टॉप पर, नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, देन फिर आपके सामने आएगा CRP क्लर्किकल कैडर, जिसमें 16 नंबर जो क्लर्क के लिए है। CRP स्टैंड्स फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप इस पर क्लिक करेंगे। देन 1 अगस्त 2026 को अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP CSA कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो आपसे नाम पूछा जाएगा, तो आप फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख दें। आपको 2 बार अपना नाम लिखकर कंफर्म करना है। उसके बाद मिडिल नेम ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम में आप अपना नाम लिखिए और देन आप देखेंगे आपसे पूछेगा हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? यस नो, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नाम बदला है तो यस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेटिव नंबर, कोशिश करें कि आपका अपना हो। अगर 2 मोबाइल नंबर हैं तो यहाँ पर आप अपना ही दूसरा ऑल्टरनेटिव नंबर दे सकते हैं, या अपने पेरेंट्स या रिलेटिव का भी दे सकते हैं। और आपको नीचे कंफर्म भी करना पड़ेगा कि आपने जो अल्टरनेटिव नंबर दिया है वो आपका है या आपके पेरेंट्स या रिलेटिव का है। तो वो ये जो बटन है इनको आपको क्लिक करना पड़ेगा, कोई भी एक। देन ईमेल आईडी आप डालेंगे कि यहाँ पर यूजर नेम आएगा और यहाँ कंप्लीट ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए। देन कैप्चा कोड के साथ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने OTP वेरिफिकेशन के थ्रू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आप एक OTP वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो जाएगा, और ऐसे ही ईमेल भी आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पे जाएंगे और उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला जो ये और टैब है ये ओपन होगा। ये टैब ओपन होगा उससे पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी अलॉट कर दिया जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन SMS के थ्रू आपके फ़ोन तक भी पहुंचेगी। देन आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को सेव कर लें, सुरक्षित कर लें, और ये फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो आप इस तरह से अपना एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, फ़ोटो का स्पेसिफिक साइज होना चाहिए, फ़ोटो क्लिक करते समय फ़ोटो में रेड आई, लाल आंखें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 200 से 230 पिक्सल में आपका फ़ोटो हो, साइज में 20 KB टू 50 KB के बीच में आपका फ़ोटो हो, वाइट बैकग्राउंड हो। तो ये कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को आपको फोकस करते हुए अपने इस फ़ोटो को इस तरह से सक्सेसफुली अपलोड कराना है। जब आप अपना फ़ोटो अपलोड करा चुके होंगे, देन फिर वो आपसे पूछेगा आपका एक लाइव कैप्चर्ड इमेज। तो लाइव कैप्चर्ड इमेज को भी आप देखें कि वाइट बैकग्राउंड के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से एक फ़ोटो यहाँ पर लिया गया है जिसको अपलोड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक हियर टू स्कैन पर आप क्लिक करेंगे तो एक QR कोड आएगा, अपने फ़ोन के कैमरे से इस QR कोड को स्कैन करेंगे
तो IBPS की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें आप अगर फ़ोटो क्लिक करते हो उस वेबसाइट के थ्रू, तो वो फ़ोटो अपने आप वेबसाइट पर यहाँ अपलोड हो जाएगा। यहाँ कंफर्म करें। कंफर्म करने के साथ ही साथियों अब आता है स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, आपको अपना सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपका सिग्नेचर 140 टू 60 पिक्सल के बीच होना चाहिए, 10 KB टू 20 KB। आप एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लें। सिग्नेचर याद रखें कैपिटल लेटर में ना हो, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें सिग्नेचर को करते हुए। इसमें इन्होंने लिखा है ब्लैक इंक पेन का यूज करें वाइट पेपर पर। ठीक है, ब्लू पेन या रेड पेन अलाउ नहीं है, और सिग्नेचर 20 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो इमेज है उसे 10 KB टू 20 KB के बीच में रख सकते हैं, या फिर पिक्सल्स के साथ आप अपनी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपका जब ये सिग्नेचर प्रॉपरली अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के साथ ही ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन के बाद फिर आता है आपका कंप्लीट एक फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर देते हैं, जैसा कि इसमें शुरुआत में आपने देखा, तो इसमें ये बताया गया है कि एक, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरने में किसी तरह की अगर कोई गलती होती है तो 2 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनको सुधारा जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देखें, अगर आपने आपका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन में, यानी ये जो फॉर्म भरते समय आपके नाम, आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट या जो भी यूनियन टेरिटरी आपने सेलेक्ट की है, वैकेंसी फील्ड में स्टेट या यूटी फील्ड इन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या पोस्ट नेशनैलिटी फील्ड, ये एडिट नहीं हो सकते, ये एडिट नहीं होंगे। इसलिए इनको बहुत सावधानी से भरना है, इसमें कोई गलती ना हो। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी गलती से भर देते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने गलती से SC भर दिया और आप ST कैटेगरी से हैं, तो वो आप फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अगर आपने एरर कर दी तो। जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन OBC में अगर एरर कर दी तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप पॉसिबल, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि फॉर्म भरते समय ये गलतियाँ एटलीस्ट ना हो। ठीक है, इसमें क्लियर लिखा है फील्ड कैन नॉट बी एडिटेड। अगर ये आपने गलती कर दी, फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, तो भले ही 2 दिन की एप्लीकेशन विंडो है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकते आप। इसलिए इनको गलत नहीं करना आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ जनरल कैटेगरी सिलेक्ट किया है। उसके बाद फिर ये आपसे पूछेगा आपकी किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, किसी तरह के दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, यस नो। यस अगर आप करते हो तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, और ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। मैंने नो कर दिया। नो करने के साथ ही ये सारे ऑप्शंस मेरे लिए डिसेबल हुए। अगर मैं यस करता तो ये इसकी डेप्थ में जाता और बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप की आपको प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर वेरीफाई करता। देन फिर आर यू पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, नो। देन डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम, सिख या जैन कम्युनिटी से हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने नो किया तो फिर मेरे सामने हिंदुइज्म एक ऑप्शन था जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। वेदर सर्विस इन गवर्नमेंट, ठीक है, क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, क्या किसी तरह की मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ फॉर्म भरते समय। अगर आप कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे तो नो, आप नो कर देंगे, सिंपल। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप भारतीय सेना में आपने सेवा दी है तो यस करें, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और फिर उसमें पूछेगा कि आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। ठीक है, दिव्यांग जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये पूछा गया है, तो आप इसमें नो कर सकते हैं अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन नहीं है तो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, है ना, जो सर्विसमैन किसी युद्ध के दौरान शहीद हो गए तो क्या आप उनके डिपेंडेंट हैं। इस तरह से आप यस नो में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। आर यू सीकिंग अ रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स्ड वीमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। तो उस केस में उन महिलाओं के लिए जो कि डिवोर्स्ड हैं या फिर विडो हैं, ठीक है, या फिर कानूनन रूप से अपने पति से अलग हुई हैं, तो उस तरह की महिलाओं के लिए यहाँ एक क्वेश्चन है। यस और नो के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP फॉर क्लर्क CSA कैडर अर्लियर, क्या आपने पहले कभी क्लर्क का फॉर्म भरा है। अगर भरा है तो यस, नहीं भरा है तो नो करेंगे। यस करने पर ही आपसे डिटेल लेंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि आपने किसी तरह की कोई अप्रेंटिस की हुई है। अप्रेंटिस एक साल का संविदा पर आधारित, एक तरह का संविदा पर आधारित एक प्राइवेट जॉब होती है बैंक के अंदर,
1 साल की अस्थायी जॉब होती है, जिसमें आपको लगभग 15 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी अलग अलग बैंक देती हैं। तो अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो यस करें, अदरवाइज आप नो करें। अप्रेंटिस पोर्टल NATS पर आपका रजिस्ट्रेशन है, NAPS पर रजिस्ट्रेशन है तो यस, अदरवाइज नो करें। नेशनैलिटी में इंडियन आएगा आपका, अगर आप भारत से बिलोंग करते हैं तो। डिटेल्स ऑफ अप्लाइंग स्टेट यूटी एग्जाम सेंटर, आपने अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर दिया, स्टेट का कोड ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। और ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप अपनी भाषा चुनिए। तो यूपी में तो हिंदी चलती है, तो आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने आपसे पूछा है कि आप डिक्लेयर कीजिए कि आप हिंदी को लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने में पूरी तरह से कंफर्टेबल है। मैंने कहा यस आई एम। डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और एबव मार्कशीट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड अबाउट ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, क्या आपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट या उससे ऊपर की किसी भी मार्कशीट में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा और पास किया है? यस नो, मैंने किया हाँ बिल्कुल किया है। अगर नहीं किया, जैसे अब आप मान लो मिजोरम से हैं और आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया, आपने देखा कर्नाटक में तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1400 वैकेंसी है लगभग, यूपी में 1700 वैकेंसी है, आप मिजोरम में हो, वहाँ पर आपको वैकेंसी कम लग रही हैं, तो फिर आपको एज अ मिजोरम ये साबित करना पड़ेगा कि आप जिस स्टेट के लिए, जैसे कर्नाटक के लिए अप्लाई कर दिया तो कन्नड़ भाषा आप पढ़ लिख बोल और समझ सकते हैं। यूपी के लिए अप्लाई कर दिया तो यूपी में आप हिंदी भाषा पढ़ लिख बोल और समझ सकते हैं। यहाँ पर है सेंट्रल ऑफ प्रीलिम्स, तो यहाँ मेरी पहली प्रेफरेंस है गाज़ियाबाद प्रीलिम्स के लिए, सेकंड प्रेफरेंस है मुजफ्फरनगर, मेंस में पहली प्रेफरेंस है लखनऊ और सेकंड प्रेफरेंस है वाराणसी। ठीक है, ये कह रहा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ यू वुड लाइक टू पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, आप कैसा चाहते हैं। देखो अब मैंने जैसे यूपी सिलेक्ट किया था तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इंग्लिश हिंदी चुनता या फिर मैं हिंदी और उर्दू चुनता। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी वाला टैब चुना है। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी और उर्दू भी चुन सकता था। तो ये क्षेत्रीय भाषा पर है आपका जो पेपर होगा। जैसे आप देखते हैं प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आएगा, तो इंग्लिश छोड़ के जो क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, बाईलैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा होगा, बाईलैंग्वेज होगा या नहीं होगा, इस बात पर डिपेंड करता है यहाँ पर आप जो ऑप्शन चूज करते हैं। आईडी प्रूफ, आपने यहाँ बताया कि यस आई इंटेंटेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एक्जैक्टली मैच। तो आपने यहाँ बता दिया कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप पैन कार्ड लेकर जाएंगे और ये आपका पैन कार्ड का नंबर है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि इसने क्या कहा है कि आई इंटेंटेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम में जब मैं अपीयर हो रहा हूँ तब आपने फॉर्म भरते समय ये दावा किया है कि आप पैन कार्ड लेकर जाएंगे, तो आपको पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड और उसकी फ़ोटो कॉपी रखनी होगी। और एग्ज़ाम जब जाए देने तो आपको पैन कार्ड और ओरिजिनल जो उसकी फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल पैन कार्ड, इन दोनों को लेके जाना चाहिए आपको। डेट ऑफ बर्थ सिंपल आप कर सकते हैं वहाँ पे फिल। देन आपकी किस तरह का जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो अपने जेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो, ठीक है, विडो और डिवोर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे रखेंगे। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर आप डालेंगे। ठीक है, देन डू यू हैव अ ट्विन, ट्रिपलेट, क्वाड्रुप्लेट एंड ब्रदर सिस्टर, यदि आपके कोई मतलब जुड़वा भाई बहन है या फिर 3 भाई बहन का एक पेयर है या 4 भाई बहन का एक पेयर है तो यस नो, अगर नहीं है तो नो करें। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम सिंपल, फादर नेम को अगेन लिखना, मदर नेम को अलग लिखना, अलग से लिखना है आपको। ठीक है, रिपीट करना है फादर नेम मदर नेम को ऐसे ही, ताकि कंफर्मेशन हो सके। फिर ये कहता है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट माई नेम इज़ द सेम एज माई फादर्स और मदर नेम, कि मेरा नाम मेरे माता पिता के नाम जैसा ही है। तो अलग अलग है, तो फिर आपको यहाँ यस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेम है तो यस कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग अपना एड्रेस लिखें, पहली लाइन, दूसरी लाइन, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, पिन कोड डालें। और आप यहाँ पर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में भी ये एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, और आप इस पर अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस है वही आपका एड्रेस फॉर परमानेंट हो जाता है। और फिर ये कहते हैं चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, आप इसको भर दें, आप जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके साथ। साथ ही उसके बाद ये कहेगा एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस, यहाँ पर आप वैलिडेट योर डिटेल, अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसे चेक कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए।
ये आपसे पूछेगा 10th स्टैंडर्ड में आपने कौन से बोर्ड से किया है, कौन सी ईयर में पास, कौन सी डेट को आपका पास हुआ है। मार्कशीट पे जो लिखा हुआ है ना डेट, वही आपको डालनी चाहिए। कितने परसेंटेज के साथ पास किया है, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, बीटेक किया है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में किया है, और पास हुए हैं आप 16 जुलाई 2026 को हुए हैं, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी 80% है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डेटा फिलअप करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यस नो। तो आप कहते हैं यस। अगर अच्छा सोचो, अगर आपने नो कर दिया तो क्या होगा। मान लो आपने नो कर दिया, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे नो किया है, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, नो। तो ये नीचे लिख कर देता है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, शुड बी यस। अगर आप नो कर देते हैं तो वो उसको लेगा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो कह देगा ये एरर है। आपको यस करना है, यस ही करना है। यस ही करने का मतलब है कि कंप्यूटर की जो नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज, वो मैंडेटरी है, वो होनी ही चाहिए। डिजायरेबल अगर होता है, जैसे IBPS PO में आपने देखा, तो यस नो में आपने नो कर दिया, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आई, आपने आगे के फील्ड को फिल कर दिया, फॉर्म आपका भर गया इजीली। लेकिन यहाँ आप नो करेंगे तो वो आपको एक वार्निंग मैसेज देगा, डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, शुड बी यस। आपको हाँ ही कहना है, ना आप नहीं कह सकते, अलाउ ही नहीं है, ठीक है, वो हाँ ही होना चाहिए। तो आपको यस ही करना है इसमें। और फिर आपको बताना है आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, या आपने 10th 12th कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पढ़ा है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, या फिर आपके पास IT एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। ये डिटेल आप सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंटली वर्किंग, कहीं काम कर रहे हैं, नो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखो आगे जब आप बढ़ रहे होगे तो इस तरीके से फिर ये आपसे कुछ अदर डिटेल मांगेगा, जैसे वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन एंड सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है। किसी तरह की कोर्ट केस आपके ऊपर अगर हुआ है तो आप यस करें, अगर नहीं हुआ है तो आप नो करें। इसीलिए कहते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको विवादों से बचना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। पूछते हैं सरकारी फॉर्म भरते समय, ये पूछा जाता है कोई कोर्ट केस या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके साथ। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ हिंदी को। और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप। देन फिर ये आपसे पूछेगा प्रेफरेंसेस में, तो आप यहाँ पर अपनी टॉप 5 बैंक डाल सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक आप रखिए, बड़ा बैंक है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। टॉप 5 बैंक आपकी हो सकती है, बाकी आपकी इच्छा है जो आप चाहें, लेकिन टॉप 5 बैंक मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये आप रख सकते हो। उसके बाद साथियों आप एग्री करेंगे, एंड आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन एप्लीकेशन फ्रॉम एक्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय ID प्रूफ। तो ये आपसे कंफर्म करवा रहा है कि आपने फॉर्म में जो नाम भरा है वही नाम आपके ID प्रूफ डेटा पर है, ठीक है। आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा अपलोड्स का, अपलोड का। अपलोड में आप यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। देखो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की भी कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ। तो ये आप देखेंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है JPG या JPEG इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, 240 एंड 240, है ना, स्क्वायर फॉर्मेट में 240 मल्टीप्लाइड बाई 240 पिक्सल में होना चाहिए। 3 cm बाई 3 cm, फाइल साइज 20 KB से 50 KB, 20 to 50 KB के बीच में आपका फाइल साइज हो। हैंड रिटन भी JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, 800 से 400 पिक्सल में होना चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच इसका फाइल साइज होना चाहिए। नॉट बी इन कैपिटल लेटर, आपको ये लिखना है, ये आप देख लीजिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है आपको, वाइट पेपर पे लिखना है, ब्लैक इंक से लिखना है, यानी ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे आपको लिखना है, IXYZ जो भी आपका नाम है। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो आप यहाँ पर अपना सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने जो जानकारी दी है वो आपके बेस्ट ऑफ योर नॉलेज सटीक इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है। 50 KB से 100 KB का JPG या JPG इमेज होनी चाहिए, ठीक है। 800 या 400 पिक्सल इन 200 DPI।
ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने बताया है। मार्कशीट के बारे में भी मैं बता दूं, मार्कशीट आपकी 500 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी कि जो मार्कशीट है आप उसका पीडीएफ बनाएंगे, फ़ोटो खींच लेना मोबाइल से, ठीक है। डॉक स्कैनर जैसे ऐप आते हैं तो उनसे आप मोबाइल के अंदर ही पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। पेज साइज डॉक्यूमेंट का A4 होना चाहिए और 500 केबी से ज़्यादा ना हो। अगर 500 केबी से ज़्यादा है तो आप उसे ऑनलाइन फ्री में कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। तो आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे। अच्छा याद रखना, जैसे कोई भी अगर आप इमेज या कोई भी पीडीएफ अपलोड करो ना, तो उसका जो नेम हो उसे रीनेम कर लेना, उसमें किसी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखोगे फाइनल अंडरस्कोर लेफ्ट अंडरस्कोर थंब hwd.jpg 10th अंडरस्कोर 212 kb.pdf। तो मैंने 12th और 212 केबी के बीच में स्पेस नहीं दिया, मैंने फाइनल और लेफ्ट के बीच में स्पेस नहीं दिया, इस तरह से। आई कंफर्म, कंफर्म करेंगे। फिर एक पूछता है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल्स। अगर आप नो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यस कर देंगे तो आपको ऑन द स्पॉट ये आपके सामने खुल जाएगा। मैंने यस कर दिया था, मेरे आगे ये खुल गया, ये कहने लग गया कि भाई डिजी लॉकर को लॉगिन करो, अभी मेरे सामने मोबाइल डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, पिन डालो, साइन इन करो। तो मुझे लगता है ये मतलब थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा आपका। अगर आपको याद है ठीक है डाल दो, अगर याद नहीं है उस मोमेंट पे तो आप नो कर सकते हो। एक्चुअली ये है क्या, ये कह रहा है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल्स, नाम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल, ये सब कुछ आप डिजी लॉकर में डाल सकते हैं। डिजी लॉकर लॉकर एक सरकारी ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो। तो ये कह रहा है कि अगर आपने डिजी लॉकर में ये तमाम तरह की सूचनाएं रखी हुई हैं, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पास की हुई हैं, तो आप उसकी वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर लेगा अपने सर्वर पर। तो आप चाहते हैं कि ऐसा करे तो यस कर लो, अगर नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। सिक्योरिटी कोड डालें, सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट के साथ ही ये फाइनल विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। पेमेंट की 850 रुपये जनरल कैटेगरी का पेमेंट है। बिल डेस्क पर क्लिक करें, सिक्योरिटी कोड डालें, सबमिट करें, आपसे पैसे ले लेगा और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि कल 4 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं 11,400 से ज़्यादा पोस्ट के लिए 70 दिनों में तैयारी का एक मास्टर प्लान, लक्ष्य 3.0 बैच। जरूर इससे आप जुड़िए और अपनी तैयारी को एक गति दीजिए, एक स्पीड दीजिए और सही दिशा में तैयारी के साथ अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया।